नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं एसके कुशवाहा और आप देख रहे हैं नोवल एग्जाम सिटी का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इसमें यूपीएसआई 2021 की प्रिपरेशन चल रही है, जिसमें मूल विधि और संविधान के तहत हम आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता की अध्याय और धाराएं पढ़ रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है। वैसे कवर तो सभी किया जाएगा और बाकी जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछे जाते एग्जाम्स में, उनको हम बेसिकली बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, एक बात हमेशा की तरह कहूँगा, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है। तो चलिए, आज हम यहाँ पर तीसरी क्लास में सीखेंगे, अध्याय 2 को जानेंगे और इसमें जो धाराएं हैं, धाराएं 6 से लेकर के धारा 52 के का तक, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम अध्ययन करते हुए चलेंगे और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर हम इनको आपको बताते चलेंगे कि ये धारा इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो उसको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पढ़ लेना है। तो देखिए, यहाँ पर भारतीय दंड संहिता हम पढ़ रहे हैं। 1860 में ये अधिनियमित की गई थी और 1862 में दोस्तों लागू की गई थी 1 जनवरी की। ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार इनको दोहराते रहिएगा और इसलिए जो है मैं बार बार आपको भी बताता रहता हूं। और यहाँ पर पहला कानून आयोग द्वारा बनाया गया था। और एक बात और बता दें कि जो लागू किया था वो किसने किया था? लॉर्ड मैकाले ने, ठीक है। किसने किया था? लॉर्ड मैकाले थे उस समय गवर्नर। तो ये धारा 6 से 52 तक पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, अध्याय 2 में बताया क्या गया है। देखिए, जो अध्याय है, जैसे पहला अध्याय था तो वहाँ पर आपका उसके बारे में बताया गया था, इसके आईपीसी के बारे में बताया गया था, यानी कि उद्देश्य के बारे में बताया गया था। अब यहाँ पर बात करते हैं अध्याय 2 में। तो अध्याय 2 आपका साधारण स्पष्टीकरण के बारे में, ठीक है। साधारण स्पष्टीकरण में पहली धारा आपकी आती है धारा 6। तो धारा 6 को समझिएगा, किस प्रकार से समझना है धारा 6 को। धारा 6 में कहता है, संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अध्ययन समझा जाना। इस संहिता में सर्वत्र अपराध की हर परिभाषा, हर दंड, उपबंध और हर ऐसी परिभाषा या दंड, उपबंध का हर दृष्टांत, साधारणता अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अध्ययन समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों की ऐसी परिभाषा, दंड, उपबंध या दृष्टांत में दोहराया ना गया हो, ठीक है। तो यानी कि इसका तात्पर्य यह है कि जो अपवाद हैं, ठीक है, जो अपवाद हैं वो क्या होंगे, इसके तहत आपके माने जाएंगे, अध्याधीन समझा जाएगा उनको, ठीक है दोस्तों। चलिए, दृष्टांत में हम समझते हैं उदाहरण। दृष्टांत का मतलब यहाँ पर उदाहरण है। इसमें क्या समझते हैं कि संहिता की वे धाराएं जिनमें अपराधों की परिभाषाएं अंतर्विष्ट हैं, यह अभिव्यक्त नहीं करती कि 7 वर्ष से कम आयु का शिशु ऐसे अपराध नहीं कर सकता, किंतु परिभाषाएं उस साधारण अपवाद के अध्ययन समझी जानी है जिसमें यह उपबंधित है कि कोई बात जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है तो वो अपराध नहीं कहलाएगा। क्लियर हो गई बात। यदि उसमें कहा गया है कि 7 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा जो होता है अपराध नहीं कर सकता है, तो अब भाई ये हो जाएगा कि अगर 7 वर्ष से कम का है व्यक्ति या बच्चा है, उसने कुछ कर दिया है, तो वो अपराध नहीं कहलाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दृष्टांत खा की। दृष्टांत खा में देखिए, मान लीजिए एक क है, पुलिस वाला है, ऑफिसर वारंट के बिना दूसरे व्यक्ति को जिसने हत्या की है पकड़ लेता है। एक पुलिस ऑफिसर जाता है और एक दूसरा व्यक्ति था जिसने एक की हत्या कर दी है, उसको पकड़ लेता है। तो यहाँ क यानी कि जो पुलिस वाला है सदोष परिरोध के अपराध का दोषी नहीं है, क्योंकि वह दूसरे व्यक्ति को जिसने हत्या की है या को पकड़ने के लिए विधि द्वारा आबद्ध था। मतलब वो जिसने हत्या कर दी है तो वो उसको क्या कर लिया, उसने उसको पकड़ लिया। किसके? बिना वारंट के पकड़ लिया, क्योंकि वो अपने कर्तव्य के अंतर्गत बंधा हुआ है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपराधी हो जाएगा, ठीक है। और इसलिए यह मामला उस साधारण अपवाद के अंतर्गत आ जाता है जिसमें यह उपबंधित है कि कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो कि उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों धारा 7 की।
एक बार स्पष्टीकृत पद का जो भाव होता है वो धारा 7 में समझाया गया है। ठीक है, हर पद का जिसका स्पष्टीकरण इस संहिता के किसी भाग में किया गया है, इस संहिता के हर भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया गया है। ठीक है, धारा 8 में लिंग को समझाया गया, अर्थात पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है ये समझाया गया। तो पुल्लिंग वाचक शब्द जहां प्रयोग किए गए हैं वे हर व्यक्ति के बारे में लागू है, चाहे नर हो या नारी हो। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर धारा 9 में वचन को समझाया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है खास, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। धारा 9 में वचन को समझाया गया है। धारा 10 में स्त्री और पुरुष को समझाया गया है। ठीक है, धारा 11 में जो है व्यक्ति को समझाया गया है। ठीक है, कोई भी कंपनी या संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आता है। यहाँ तक कि एक कंपनी भी होती है तो वो भी व्यक्ति के अंतर्गत समझी जाती है। अब बात करते हैं लोक, यानी धारा 12 में जो है लोक को समझाया गया है। लोक का कोई भी वर्ग या कोई समुदाय, कोई भी समुदाय लोक शब्द के अंतर्गत आ जाएगा आपका। ठीक है, धारा 13 जो है निश्चित की जा चुकी है। धारा 14 सरकार का सेवक। ठीक है, सरकार का सेवक यानी सरकार का सेवक कौन है वो धारा 14 के अंतर्गत आपको समझाई गई है। देखिए ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर धारा 14, तो इसको जो है आपको हाईलाइट कर लेना है। ठीक है, धारा 14 को इसको मैं जो है हाईलाइट आपको कर लेना है। एक बात का याद रखिएगा, मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, धारा 14, धारा 14 मतलब सरकार सेवक का अर्थ क्या है। ठीक है, सरकार सेवक का अर्थ यहाँ पर पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर जानेंगे सरकार सेवक का कि सरकार का सेवक शब्द सरकार के प्राधिकार के द्वारा या अधीन भारत के भीतर उस रूप में बने रहने के लिए दिए गए या नियुक्त किए गए या नियोजित किए गए किसी भी ऑफिसर या सेवक का द्योतक है। द्योतक मतलब उस चीज, उस शब्द के लिए जो हमने शब्द कहा है वो उस पर लागू होगा। किस पर लागू होगा? जो भारत के भीतर या सरकार के द्वारा नियुक्त हुआ है या उसने नियुक्ति पाई है या किसी ने उसको नियोजित किया गया है, कोई ऑफिसर है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे सरकार का सेवक कहेंगे। ठीक है, धारा 15 जो है निश्चित की जा चुकी है। ये क्या था? धारा 15 में ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा दी गई थी। तो जब ये क्या हुआ, विधि अनुकूल आदेश 1937 के द्वारा जो है हटा दिया गया यहाँ से। ठीक है, धारा 16 जो है निश्चित कर दी गई। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को परिभाषित किया गया था, भारत शासन था, तो इसमें जो है भारत विधि अनुकूलन आदेश 1937 के द्वारा इसको भी हटा दिया गया है। अब बात करते हैं धारा 17। धारा 17 में दोस्तों सरकार को जो है परिभाषित किया गया है, तो इसको भी अंडरलाइन आप कर लेना धारा 17 को। ठीक है, धारा 17 को किस जो है इसमें जो है किया गया है, सरकार को परिभाषित किया गया है। और धारा 18 में भारत को परिभाषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, धारा 18 में किसको परिभाषित किया गया है? भारत को परिभाषित किया गया है। पहले क्या था कि भारत से जम्मू कश्मीर राज्य के सिवा भारत का राज्य क्षेत्र जो था अभिप्रेत था, लेकिन अब क्या हुआ है, धारा अनुच्छेद 370 हटने के बाद, ठीक है, अनुच्छेद 370 हटने के बाद जो जम्मू और कश्मीर है वो भी किसका पार्ट हो गया? अब जो है सारे कानून जो है जम्मू और कश्मीर में लगेंगे। तो ये जो कानून है अब इसमें जो है भारत जम्मू और कश्मीर भी सम्मिलित हो जाएगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर धारा 19 की। तो धारा 19 जो है इसमें जो है न्यायाधीश को समझाया गया। ठीक है, अब न्यायाधीश को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आईपीसी में देखिए अपराध और न्यायालय इन दोनों को तो समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, और पुलिस की जो कार्यप्रणाली है वो भी समझना बहुत ही आवश्यक है। तो न्यायाधीश शब्द न केवल हर ऐसे व्यक्ति का द्योतक है जो पद रूप से न्यायाधीश अभिहित हो, किंतु उस हर व्यक्ति का भी द्योतक है जो किसी विधि कार्रवाई में हो, चाहे वह सिविल हो या दांडिक हो। अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय जो उसके विरुद्ध अपील न होने पर अंतिम हो जाए, ऐसा निर्णय जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्टि किए जाने पर अंतिम हो जाए, देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, उसको क्या कहते हैं? हम न्यायाधीश कहते हैं। चाहे वो सिविल हो चाहे दांडिक हो, यदि उसने कोई निर्णय दे दिया है तो यदि उसकी पुष्टि हो जाती है तो अंतिम निर्णय मान लिया जाए, तो वो क्या कहलाएगा भैया? न्यायाधीश कहलाएगा।
ठीक है। अब देखिए दृष्टांत का के अंतर्गत हम जैसे समझते हैं, दृष्टांत का के अंतर्गत समझें यदि, तो सन 1859 के अधिनियम 10 के अधीन किसी वाद में अधिकारता का प्रयोग करने वाला कलेक्टर क्या होगा? न्यायाधीश होगा। यहां पर कलेक्टर कब न्यायाधीश माना जाएगा, ये इस बात को आपको समझना है। ठीक है, जैसे समझिए, किसी आरोप के संबंध में जिसके लिए उसे जुर्माना या कारावास का दंड देने की शक्ति प्राप्त हो, चाहे उसकी अपील होती हो या न होती हो, अधिकारता का प्रयोग करने वाला वहां पर कौन होगा? मजिस्ट्रेट न्यायाधीश होगा। अब देखो, कलेक्ट्रेट भी न्यायाधीश है, मजिस्ट्रेट भी न्यायाधीश है। कलेक्ट्रेट न्यायाधीश अलग होता है, मजिस्ट्रेट न्यायाधीश अलग होता है। ठीक है, तो ये चीज समझिएगा। जो वाद अधिकारता का प्रयोग करे वहां पर कलेक्टर न्यायाधीश होता है। जो सजा और जुर्माने यानी कि कारावास और जुर्माने के दंड देने की शक्ति हो जिसके पास, वो होता है आपका मजिस्ट्रेट न्यायाधीश होता है। ठीक है, और गा में कह रहा मद्रास संहिता के सन 1816 के विनियम 7 के अधीन वादों का विचारण करने की और अवधारण करने की शक्ति रखने वाली पंचायत का सदस्य भी क्या है? न्यायाधीश है। इसके बाद किसी आरोप के संबंध में जिनके लिए उसे केवल अन्य न्यायालय के विचारणार्थ सुपुर्द कर देने की शक्ति प्राप्त होती है, अधिकारता का प्रयोग करने वाला वहां पर क्या होता है? मजिस्ट्रेट न्यायाधीश नहीं होता है। इस चीज का आपको समझना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। ये पॉइंट जो है आप वीडियो को पॉज करके जरूर नोट कर लीजिएगा। अब बढ़ते आगे, धारा 20 की ओर चलते हैं। आईपीसी की धारा 20, इसमें जो है न्यायालय को समझाया गया है। किसको समझाया गया दोस्तों? न्यायालय को। अब जो न्यायालय शब्द उस न्यायाधीश का जिसे अकेले ही को न्यायिकतः कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, या उस न्यायाधीश निकाय का जिसके निकाय के रूप में न्यायिकतः कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्यायिकता कार्य कर रहा हो, द्योतक है। तो न्यायालय के बात समझ में आ गई। जहां पर कोई क्या है? न्यायाधीश, जहां पर अकेले ही को क्या करे? न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, उसको नियुक्ति की गई हो, उसको हम क्या कहेंगे भैया? न्यायालय कहेंगे। ठीक है, दृष्टांत समझ लेते हैं, यहाँ पर उदाहरण समझ लेते हैं। मद्रास संहिता के सन 1816 के विनियम 7 के अधीन कार्य करने वाली पंचायत जिसे वादों का विचारण करने और अवधारणा करने की शक्ति प्राप्त है, वो भी क्या कहलाती है? न्यायालय कहलाती है। अब समझते हैं दोस्तों लोक सेवक को। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है लोक सेवक, इसको जो है हाईलाइट करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर हम हाईलाइट करेंगे दोस्तों। देखिए लोक सेवक को एक एक को आपको जानकारी अच्छे से समझनी है यहाँ पे। ठीक है, देखिए लोक सेवक क्या है कि लोक सेवक उस व्यक्ति के द्योतक हैं जो अतस्मिन पश्चात निम्नगत वर्णों में से किसी एक में आता हो। अर्थात जो नीचे आपको बातें आएंगी, 10-12 पॉइंट्स आएंगे, यदि वो व्यक्ति हैं तो वो लोक सेवक कहलाएगा। सीधी सीधी बात है ना। तो पहला चलते हैं, पहले खंड का आलोप किया गया। ठीक है, अर्थात पहला वाला जो है कट कर दिया गया है, वो जो है ब्रिटिश राज से संबंधित था। अब यहाँ पर बात करते हैं हम दूसरे पॉइंट की। भारत की सेना, नौसेना या वायुसेना का हर आयुक्त या ऑफिसर जो होगा वो क्या होगा? लोक सेवक कहलाएगा। याद रखिएगा इसको, आप जो है इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, स्टार बना लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा कि तीसरा, हर न्यायाधीश जिसके अंतर्गत ऐसे कोई भी व्यक्ति आता है जो किन्हीं न्याय निर्णय कृत्यों का चाहे वह स्वयं या व्यक्तियों के किसी निकाय के सदस्य के रूप में निर्वहन करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, वो भी क्या होता है? आपका लोक सेवक होता है। अर्थात प्रत्येक न्यायाधीश आपका लोक सेवक होगा। आगे बात करते हैं हम, न्यायालय का हर ऑफिसर, समझिएगा बात को, न्यायालय का हर ऑफिसर जिसके अंतर्गत समापक, रिसीवर या कमिश्नर आता है, जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते या कर्तव्य हो कि वह विधि या तथ्य के किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे या कोई दस्तावेज बनाए, अधिप्रमाणीकृत करे या रखे या किसी संपत्ति का भार संभाले
उस व्यक्ति का व्यवहार करे, किसी न्यायिक आदेश का निष्पादन करे, या कोई शपथ ग्रहण कराए, या निर्वाचन करे, या न्यायालय में व्यवस्था बनाए रखे, हर व्यक्ति जिसे ऐसे कर्तव्यों में किसी पालन करने का प्राधिकार न्यायालय द्वारा विशेष रूप से दिया गया हो, वो भी लोक सेवक कहलाएगा। अब छोटी सी बात, इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा पॉइंट बता देता हूं। मान लीजिए न्यायालय का जो ऑफिसर है, हर वो व्यक्ति जिसको न्यायालय ने प्राधिकृत किया हुआ है, अधिकृत किया गया है किसी न किसी कार्य के लिए, वो व्यक्ति क्या होता है, लोक सेवक कहलाता है। याद रखिएगा इस चीज को। अब बात करते हैं 5वें पॉइंट्स की। किसी न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाला हर जूरी सदस्य, असेसर या पंचायत का सदस्य भी लोक सेवक होता है। समझिए बात को। किसी न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाला जो जूरी होती है, मान लीजिए न्यायालय में जो जूरी सदस्य बैठते हैं ना, तो वो भी क्या कहलाएंगे, आपके लोक सेवक होंगे। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। हर मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति जिसको किसी न्यायालय द्वारा किसी अन्य सक्षम लोक प्राधिकारी द्वारा कोई मामला या विषय विनिश्चित या रिपोर्ट के लिए निर्देशित किया गया हो, वो भी आपका लोक सेवक अधिकारी होगा। आगे बढ़ते हैं। आपका हर व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता हो जिसके आधार से वह किसी व्यक्ति के परिरोध में करने या रखने के लिए सशक्त हो, वो भी क्या कहलाएगा, वो भी आपका लोक सेवक होगा। ठीक है। इसके बाद में हम 8वां पॉइंट पढ़ते हैं। सरकार का हर ऑफिसर जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते यह कर्तव्य हो कि वह अपराधों का निवारण करे, अपराधों की इल्तिजा दे, इल्तिजा मतलब सूचना दे, अपराधों को न्याय के लिए उपस्थित करे, या लोक के स्वास्थ्य, क्षेम या सुविधा की संरक्षा करे, वो भी आपका लोक सेवक होता है। 9 पॉइंट देखेंगे। हर ऑफिसर जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते यह कर्तव्य हो कि वह सरकार की ओर से किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे, व्यय करे, या सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण करे, निर्धारित या संविदा करे, या किसी राजस्व आदेश का निष्पादन करे, या सरकार के धन संबंधी हितों का प्रभाव डालने वाले मामले के अन्वेषण या रिपोर्ट की जांच करे, या धन संबंधी हितों से संबंधी किसी दस्तावेज को बनाए, आदि प्रमाणीकृत करे या रखे, या सरकार के धन संबंधी हितों की रक्षा के लिए किसी विधि के व्यतिक्रम को रोके, तो वो भी आपका क्या होगा, लोक सेवक अधिकारी कहलाएगा। हर ऑफिसर, 9 पॉइंट देखेंगे। हर ऑफिसर जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते यह कर्तव्य हो कि वह किसी ग्राम, नगर या जिले के किसी धर्मनिरपेक्ष सामान्य प्रयोजन के लिए किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे, व्यय करे, कोई सर्वेक्षण या निर्धारण करे, तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि जो ग्राम, नगर या धर्मनिरपेक्ष सामान्य प्रयोजन के लिए अगर कोई ऐसा काम करता है तो वो भी आपका लोक सेवक माना जाएगा। 11 पॉइंट पढ़ते हैं। हर व्यक्ति जो कोई ऐसे पद धारण करता हो जिसके आधार से वह निर्वाचन नामावली तैयार करने के लिए, प्रकाशित करने, बनाए रखने या पुनरीक्षित करने के लिए, निर्वाचन या निर्वाचन के लिए भाग को संकलित करने के लिए सशक्त हो, वो भी लोक सेवक अधिकारी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे यहाँ पर BLO नियुक्त कर दिए जाते हैं तो वो भी लोक सेवक अधिकारी माना जाएगा, लोक सेवक माना जाएगा। 12 पॉइंट में है, हर व्यक्ति जो सरकार की सेवा या वेतन में हो या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता हो, वो भी आपका लोक सेवक कहलाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब यहां पर एक चीज और है, मैं आपको बता देता हूं। स्थानीय प्राधिकरण की अथवा केंद्रीय, प्रांत, राज्य के अधिनियम के द्वारा अधीन स्थापित निगम की अथवा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 में यथा परिभाषित सरकारी कंपनी की सेवा या वेतन में हो, तो वो भी क्या माना जाएगा, लोक सेवक माना जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर नगरपालिका आयुक्त भी क्या है, लोक सेवक होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
चलिए धारा 22 पढ़ते हैं। धारा 22 में जंगम संपत्ति है। जंगम संपत्ति का तात्पर्य होता है कि इसके अंतर्गत जो हर प्रकार की मूर्त संपत्ति होती है वो क्या कहलाती, जंगम संपत्ति कहलाती। किंतु भूमि और वे चीजें जो भूबद्ध अर्थात सीधा सीधा हम कहते हैं कि जो चल संपत्ति होती है वो जंगम संपत्ति नहीं कहलाती। जो अचल संपत्ति जो चल संपत्ति होती है वो क्या कहलाती है, जंगम संपत्ति कहलाती है। और जो अचल संपत्ति होती है वो जंगम संपत्ति नहीं कहलाती, अर्थात इसके अंतर्गत नहीं रखा जाता है। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं धारा 23 सदोष अभिलाभ। सदोष अभिलाभ का मतलब होता है किसी कोई गलत तरीके से लाभ लेना, गलत तरीके से लाभ लेना या किसी गलत तरीके से किसी को लाभ दिलाना या किसी को हानि दिलाना। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, सदोष लाभ। इसका तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति को गलत संसाधनों का प्रयोग करके किसी ऐसे व्यक्ति को लाभ पहुंचा देना जिसका वो अधिकारी ना हो, अर्थात लाभ पाने का अधिकारी ना हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका सदोष अभिलाभ। इसी प्रकार से इसका उल्टा जो होता है सदोष हानि होती है। ठीक है, सदोष हानि क्या मतलब क्या होता है, गलत संसाधनों का प्रयोग करके किसी ऐसे व्यक्ति को हानि पहुंचा देना कि वो हानि जिसको होनी चाहिए उसका अधिकारी है नहीं वो, तो इसका क्या हो जाएगा, सदोष हानि हो जाएगी। ये धारा 23 के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं हम धारा 24 के अंतर्गत बेईमानी। बेईमानी से इसका मतलब भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार जो भी कोई किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के आशय से कोई कार्य करता है तो वह उस कार्य का बेईमानी से किया जाना कहलाता है। ठीक है, चलिए धारा 25 क्या है, धारा 25 आपका है कपट पूर्वक। क्या होगा, कपट पूर्वक। धारा 26 कपट पूर्वक का देखिए मैं मतलब समझा देता हूं आपको। कपट पूर्वक का मतलब ये होता है कि गलत संसाधनों का प्रयोग करके किसी के साथ कपट करना, वो आपका होता है कपट पूर्वक है। ये धारा 25 के अनुसार चलेगा। इसके बाद पढ़ते हैं धारा 26 विश्वास करने का कारण। देखिए हम आप पर विश्वास क्यों करें, इसका कोई कारण तो होगा ना। ठीक है, मान लीजिए किसी ने कोई मान लीजिए मैंने विश्वास आप पे कर लिया और आपने मुझे क्या दिया, धोखा, जिससे मुझे क्या हो गया, हानि हो गई, तो मैं आप पर केस करूंगा ना, है कि नहीं। तो मेरे पास प्रूफ होना चाहिए ऐसा कि मैंने आपका विश्वास किया, किस कारण से किया ये हमको कारण देना पड़ेगा। ये किसमें बताएगा, धारा 26 के अंतर्गत आता है। धारा 27 में देख लेते हैं। धारा 27 में है पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में जो संपत्ति होती है, इसका भी मैं सीधा सीधा दृष्टांत बता देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धारा 27 मान लीजिए जैसे आपकी जो संपत्ति है, आपकी जो संपत्ति आपने अपनी पत्नी के नाम कर दी, ठीक है, या कोई आपका सेवक है उसके नाम कर दी, तो वो संपत्ति पत्नी या उस सेवक की नहीं मानी जाएगी। किसकी मानी जाएगी, आपकी ही मानी जाएगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। धारा 27 का मतलब ये है। ठीक है दोस्तों, धारा 27 का मतलब क्या है, यदि किसी पत्नी या लिपिक या किसी सेवक के पास आपने अपनी संपत्ति को हस्तांतरित कर दिया है या उसके अधिकार में दे दिया है, तो ऐसा माना जाएगा कि ये जो संपत्ति है उनके अधिकार में है, वो उसी के अधिकार में मानी जाएगी, अर्थात व्यक्ति के अधिकार में मानी जाएगी। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं हम धारा 28। धारा 28 का मतलब होता है कूटकरण। देखिए कूटकरण को भी मैं समझा देता हूँ। कूटकरण का मतलब यहाँ पर है कि एक जैसी वस्तु दिखने वाली, ठीक है, मान लीजिए एक वस्तु ये थी और एक वस्तु ये थी, ठीक है, एक जैसी दिखने वाली है, ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल नहीं है, तो इससे आपने ओरिजिनल के जैसी वस्तु दिखा करके किसी से धोखाधड़ी कर ली, तो वो क्या होता है, आपका कूटकरण होता है। ठीक है, डुप्लीकेट वस्तु दिखा करके आपने क्या किया है, उस व्यक्ति को, कोई व्यक्ति को ठगा है, तो यहाँ पर कूटकरण कहलाएगा। धारा 29 आपकी दस्तावेज से संबंधित है। दस्तावेज का मतलब आप समझते होंगे, किसी भी कागज में, पत्र में, लेखन में, किसी सांख्यिकी कूट भाषा द्वारा कोई भी लिखा गया एविडेंस है, वो दस्तावेज कहलाएगा। धारा 29 का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। इसका मतलब होता है जैसे आपके पास मोबाइल है, पेजर है, लैपटॉप है, या सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको बोलते हैं, पेन ड्राइव है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से कोई भी आपका दस्तावेज हो, वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख कहलाएगा।
इसके बाद यहाँ पर आपका धारा 30 में मूल्यवान प्रतिभूति आ जाती है। धारा 31 में बिल के बारे में बताया गया है। धारा 32 में कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप आता है और धारा 33 में कार्य और लोप को समझाया गया है। अब बात करते हैं धारा 34 की। धारा 34 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको लिख लेना, अंडरलाइन हम यहाँ पर करेंगे। देखिए धारा जो 34 आप पढ़ोगे, धारा 34 में क्या है, सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य। ठीक है, इस चीज को समझिएगा, सामान्य आशय को अग्रसर करने में व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य। तो एक छोटा सा मैं उदाहरण आपको दे देता हूं, समझ जाओगे आप। धारा 34 में मान लीजिए एक व्यक्ति था जिसका नाम था रामलाल। ठीक है, ये आपका रामलाल है, मैं यहाँ पे बना देता हूं। ठीक है, ये कौन है, रामलाल। अब इसको मारने के लिए 3 बंदे तैयार हुए। ठीक है, आपके उसमें दिखेगा कि नहीं दिखेगा, चलो दिखेगा। 3 बंदे तैयार हुए, कौन सा, एक व्यक्ति ये था जिसका नाम था गोलू, एक व्यक्ति ये था जिसका नाम था भोलू, और एक व्यक्ति ये था जिसका नाम था डोलू। ये 3 व्यक्ति हैं। 3 व्यक्तियों ने क्या एक प्लान बनाया पहले से कि इस रामलाल को क्या करेंगे, जा करके मारेंगे। तो सामान्य आशय तीनों का क्या हुआ, एक ही आशय हो गया ना, तीनों का क्या हो गया, एक ही आशय हुआ। अब क्या किया, इन्होंने सूचना पाई कि ये जो रामलाल है कहीं अकेले जो है बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये तीनों लोग जाएंगे, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, किसके पास गया, रामलाल के पास। अब गोलू ने क्या किया, ये दोनों क्या किया, भोलू यहाँ बैठ गया, डोलू यहाँ बैठ गया और गोलू यहाँ पहुंच गया। ये लोग क्या किए थे, दूसरे लोगों को देखे थे कि कोई आ ना जाए। ठीक है, अब गोलू ने क्या किया, तेज धारदार हथियार से या किसी भी हथियार से इसको जो है क्षति पहुंचाने की कोशिश की, और ये जो रामलाल था उस क्षति को झेल गया और वहां से भाग गया। जब तक कि ये उसको पकड़ते और भी जनता एकत्र हो गई, तो इनको भी क्या करना पड़ा, भागना पड़ा, गोलू, भोलू और डोलू को। तो केस क्या बना भाई, अब आशय तो ये था कि गोलू, भोलू और डोलू रामलाल को क्या करने गए थे, मारने गए थे, लेकिन मार नहीं पाए। तो तीनों का आशय तो एक ही था ना भाई, तीनों का आशय क्या था, एक था कि रामलाल को जाके मारना है। तो सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा जो किया गया कार्य है उसमें धारा 34 लगती है। लेकिन एक चीज और क्लियर कर दे हम आपको कि धारा 34 कभी भी अकेले एक धारा नहीं लगती, यानी कि केवल धारा 34 लग जाए ऐसा नहीं होता है, कभी नहीं होता है। तो ये मैं आपको मजरा समझा देता हूं कि क्यों ऐसा नहीं होता है। धारा 34 किस लिए है कि भाई प्रहार किसने किया, गोलू ने किया। ठीक है, बोलू ढोलू तो दूर खड़े रहे, फिर उन पर केस क्यों लगेगा। तो धारा 34 इसलिए भाई, सामान्य आशय से यदि कोई कृत्य किया गया है मिलकर के, तो जितना अपराधी यहाँ पर गोलू है उतना ही अपराधी बोलू, भोलू और ढोलू होगा। यहाँ पे बात समझ में आई। यानी कि जो धारा आईपीसी की धारा, अब देखिए जैसे गोलू ने क्या किया, इस पर प्रहार किया रामलाल पर, तो धारा क्या लगेगी, धारा लगेगी 323। कौन सी लगेगी, आईपीसी की धारा 323 लगेगी। किस पर लगेगी, गोलू पर। लेकिन भोलू और डोलू को क्या सजा मिलनी चाहिए, तो धारा 34 लगी है, तो इसका मतलब जो सजा गोलू को मिलेगी वही सजा भोलू और डोलू को भी मिलेगी, अर्थात यहाँ पर धारा 323 दोनों पर लगेगी। इसके साथ साथ में धारा 34 लगेगी। 34 बताएगा कि इन्होंने ऐसा काम किया, तब तो धारा 323 लगाई हमने। क्लियर है भाई, चलिए आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बता दूं कि धारा 34 जो है कब लगेगी, यानी कि कौन सी शर्तें जो होनी चाहिए, अगर वो हैं तभी धारा 34 लगाई जाएगी, अन्यथा नहीं लगाई जाएगी। तो कुछ पॉइंट को आपको नोट कर लेना है। पहला पॉइंट है कि किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधि होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, आपराधिक गतिविधि का होना आवश्यक है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आपराधिक गतिविधि होनी चाहिए, आपराधिक गतिविधि होनी चाहिए। अगर कोई अपराध होता है और जितने लोग उसमें लिप्त थे तो धारा 34 लगती है। दूसरा, आपका आपराधिक गतिविधि में एक से अधिक लोगों का लिप्त भी होना चाहिए। ठीक है, एक से अधिक लोगों का क्या होना चाहिए, लिप्त होना चाहिए। एक से अधिक लोग, ठीक है, लिप्त होने चाहिए। शॉर्ट में लिख देता हूं, आप भी नोट कर लीजिएगा। ये पहला पॉइंट है आपका,
ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है अपराध करने का सभी लोगों का इरादा एक जैसा होना चाहिए। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया था, रामलाल को गोलू भोलू और डोलू मारने गए थे, तो तीनों का एक ही उद्देश्य था ना, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, एक ही उद्देश्य होना चाहिए। तो ये हो जाएगा। और फोर्थ आपका हो जाएगा आपराधिक गतिविधि में सभी आरोपियों की भागीदारी भी होनी चाहिए। या भले ही वो कुछ ना, चाहे भले ही खड़े होकर के देख रहा हो या निगरानी कर रहा हो, तो लिप्त भी तो है ना वो, ठीक है। तो इस अपराध में सभी लोगों का लिप्त भी होना पाया जाएगा, यानी कि काम भी करना आवश्यक हो जाएगा, भागीदारी होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं धारा 35 की। तो ये समझ में आ गया होगा, आई होप, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए धारा जो 34 है इसको मैंने अच्छे से समझाया है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए धारा 34 को मैं अंडरलाइन किए देता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 35, जबकि ऐसा कार्य इस कारण आधारित है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया है, तो यह धारा 35 लगेगी। 36 भी इसी प्रकार की अंशतः कार्य द्वारा अंशतः लोभ द्वारा कारित परिणाम होता है। धारा 37, किसी अपराध को घटित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक को करके सहयोग करना, यह धारा 37 के अंतर्गत आता है। धारा 38 में आपराधिक कार्य में संपर्क व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकते हैं। धारा 39 आपका स्वेच्छा से मतलब है इसका। धारा 40 में अपराध को समझाया गया है, ठीक है। धारा 40 में अपराध को समझाया गया है। धारा 41 में विशेष विधि को समझाया गया है, विशेष विधि, विशेष कारणों में विशेष विधि आ जाएगी। और धारा 42 में स्थानीय विशेष स्थान को समझाया गया है। धारा 43 में अवैध करने के लिए वैध रूप से आबद्ध हो यदि, तो वो आपका धारा 43 के अंतर्गत आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। धारा 43, अवैध करने के लिए वैध रूप से आबद्ध, मतलब कोई गलत काम करना है और वो मजबूर हो गलत करने के लिए तो वो क्या आ जाएगा, वैध रूप से आबद्ध आ जाएगा। धारा 44 में क्षति को समझाया गया है। धारा 45 में जीवन को। धारा 46 में मृत्यु को। धारा 47 में आपका जीव जंतु को समझाया गया है, ठीक है। और धारा 48 में क्या है, धारा 48 में यह व्यवस्था है कि राज्य विशेषकर गाय, बछड़ों और अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्ल की सुरक्षा के लिए उनकी हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए कदम उठाए गए, धारा 48 में समझाया गया, ठीक है। धारा 49 में वर्ष समास। धारा 50 में धारा 51 शपथ। धारा 52 में सद्भावना पूर्वक। अब देखिए सद्भावना पूर्वक का मतलब क्या होता है। सद्भावना पूर्वक का मतलब ये होता है अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से अनर्गल बातें करता है, सम्मान भूल करके बातें करता है, तो वो सद्भावना पूर्वक नहीं मानी जाएंगी, ठीक है। ये किस में समझाया गया है, धारा 52 में समझाया गया है। तो आई होप आपने जो है अच्छे से समझा होगा। धारा 52 का काम है, इसका संश्रय है धारा 52 का, ठीक है। तो आई होप आपने समझा होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग एवरीबॉडी। और एक रिक्वेस्ट रहेगी कि देखिए वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें और अच्छे से पढ़िए, आप तैयारी करिए। और देखिए ये जो वीडियो है आप क्या किया करिए, इसमें जो है सभी लोगों को शेयर जरूर किया करिए, अपने सभी दोस्तों को। इससे क्या होगा कि जितने भी ग्रुप्स हैं वहाँ पर उनको जो है ये वीडियो मिलती जाएगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत दोस्तों।